हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। और व्याकरण का पहला पार्ट है जो है वर्णों पर आधारित। तो आज हम बात करेंगे वर्णमाला पर। और हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो होती है 52, किंतु विभिन्न विभिन्न मत पाए जाते हैं आचार्यों द्वारा। तो मान्य है कि इसमें 52 अक्षर ही होते हैं। और इसमें स्वरों की संख्या होती है 11 और 41 होते हैं व्यंजन, और कुल मिला के बनते हैं 52। तो पहले देख लेते हैं कि जी कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, तालव्य से कौन कौन से बोले जाते हैं। तो जैसे हमारे गले से आप अपने मुख की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ आते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान भी वैसा ही होता है जैसे कंठ से। फिर उसके बाद तालव्य आता है, उससे थोड़ा आगे, और उससे आगे मूर्धा आता है, मूर्धा से आगे दंत आता है, और दंत से आगे ओष्ठ आता है। तो ऐसे ही इनका उच्चारण स्थान भी है। देखते हैं पहला कि कंठ से कौन कौन से व्यंजनों का या वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे क वर्ग पूरा है, और 2 स्वर हैं अ आ और अहा, और एक काकल्य वर्ण भी। इनका उच्चारण कंठ से होता है। तो च वर्ग का उच्चारण और इ ई य और श का उच्चारण तालव्य से होता है। ये 2 स्वर यहाँ पर हैं, स्वर भी यहाँ पर है, यानी कि जो हम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत इनका प्रयोग करते हैं, इनमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन दोनों होते हैं। तो जैसे मूर्धा का प्रयोग होता है ट, ठ, ड, ढ, न में। इनके नीचे नुक्ता लगाकर इसे द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इनको द्विगुण व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। री और षटकोण वाले स का प्रयोग भी मूर्धा से ही होता है। और औष्ठ्य दंत्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। त वर्ग पूरा होता है त, थ, द, ध, न और स। इनका प्रयोग दंत से, यानी जीवा का जब दंत के साथ स्पर्श होता है तब इनका उच्चारण होता है। तो आगे ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं, जब 2 ओष्ठ आपस में मिलते हैं तो इनका उच्चारण तब होता है, जैसे प, फ, ब, भ, म, उ, ऊ। तो ये होते हैं ओष्ठ से उच्चारण। इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और य और व इनको अर्ध स्वर की संज्ञा में रखा जाता है। और रो को प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है, और लो को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। उच्चम व्यंजन होते हैं श, ह, श, ह। तो 3 श होते हैं, और ये इनको एक वर्ण का नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है काकल्य वर्ण। इनमें अंग और अह जो योगवा होते हैं उनका प्रयोग कुछ आचार्य कहते हैं कि वो स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो कुछ उनको व्यंजन के अंतर्गत मानते हैं, किंतु हम इनको व्यंजनों के अंतर्गत ही मानेंगे, क्योंकि अधिकतर आचार्य इनको व्यंजनों के अंतर्गत रखते हैं, विसर्ग और अनुस्वार को। और क से जो म तक हमारे व्यंजन रहते हैं इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। और क, च, छ, ज, इनको च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनको स्पर्शीय व्यंजन कहा जाता है पूरे को, क से म तक। तो आगे देखिए ये है अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं। इनका जो उच्चारण होता है, इनका होता है नाक से, इसको अनुस्वार भी कहा जाता है। और इनका होता है ह जैसी आवाज़ नहीं होती, अह। काकल्य वर्ण जो होते हैं ह, उनका उच्चारण स्थान होता है। और ए के साथ अनुस्वार का जो मेल होता है उससे ही अनुस्वार
बनता है और अ के साथ विसर्ग का मेल होता है तो ये बनता है विसर्ग। तो आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क का स के साथ मेल, क का श के साथ मेल और नीचे इनके ये हलंत लगा रहता है। इसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। ये हलंत इसको आधा बना देता है यानी स्वर रहित बना देता है। तो इनका जो मेल होता है र के साथ तो बनता है त्र, और ये होता है ज्ञ ज, और ण के साथ इसका मेल होता है तो ज्ञ बनता है, और श्र होता है जिसका शेर वाले स के साथ इसके जो नीचे हलंत लगा हुआ है ना, इसका जरूर ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। और दो ऐसे भी होते हैं जिनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? और द्विगुण व्यंजन इनको ही कहा जाता है। ट, ठ, ड, ढ और ण। इनमें ड और ढ जो होते हैं उनके नीचे नुक्ता लगाकर इनका उच्चारण किया जाता है। इनको उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। तो आगत वर्ण कौन से होते हैं? जो दूसरी भाषाएं होती हैं और हिंदी में हम लिखने के लिए और भाषाओं से हम शब्द ले लेते हैं, तो उनको ही लिखने के लिए वर्ण भी ले लिए जाते हैं, जैसे क, ख, ग, ज और फ। तो ये उर्दू फारसी की जो फारसी लिपि है वहाँ से लिए गए ये शब्द हैं, और इंग्लिश शब्द से और इंग्लिश भाषा से ये अ शब्द लिखा जाता है। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो उनको जो डॉक्टर लिखा जाता है वो इसी के आधार पर लिखा जाता है, इसी वर्ण की सहायता से लिखा जाता है। जैसे डॉक्टर ऐसे लिखा जाता है, तो इनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और आगे हम देखते हैं कौन से वर्ण को कौन सा नाम दिया गया है। मुझे देखिए आप र को लुंठित और प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। लुंठित और प्रकंपित, जैसे हमारी जीवा होती है ना, जीवा मुर्दा के साथ लगती है, 2-3 बार उसके साथ टच करती है, वहाँ पर एक प्रकंपन पैदा होता है, उसी के आधार पर इसको प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। जैसे र। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन होता है ल। जब हमारे मुंह से हवा निकलती है तो वो सीधे मुख से नहीं, वो पार्श्व से होकर निकलती है। जैसे दांतों के पीछे सूड़े होते हैं उसको पार्श्व कहते हैं, और हवा वहाँ से निकलती है, जैसे ल। और कंठ और तालु व्यंजन कौन से हैं? ये दोनों स्वर हैं। कंठ और तालु दोनों के मेल से इनका उच्चारण होता है, जैसे अ, ऐसे। और दंतोष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं? दंतोष्ठ व्यंजन एक ही होता है, वो है वह, और इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। और अर्धस्वर में य और व, ये दोनों वर्ण आते हैं, इनको अर्धस्वर की संज्ञा भी दी जाती है। और दंतोष्ठ व्यंजन हो है, और इसके साथ एक काकल्य वर्ण भी पूछा जाता है। काकल्य वर्ण होता है ह, इसको काकल्य वर्ण कहा जाता है। आगे करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो जो व्यंजन होते हैं उनका आगे वर्गीकरण किया जाता है। एक तो उसको घोष और घोष में लिया जाता है, और अल्पप्राण और महाप्राण में इनको विभाजित किया जाता है। तो स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जहाँ स्वर तंत्रियाँ हमारी होती हैं उसमें कंपन होता है तो उसे कहते हैं घोष। और जहाँ पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं या नामात्र पैदा होता है वहाँ होता है अघोष। तो घोष होते हैं वो 31 यानी 31 होते हैं, और जो अघोष होते हैं बाकी के जो शेष बच जाते हैं वो अघोष की श्रेणी में आते हैं। तो अल्पप्राण कौन से होते हैं?
अल्पप्राण होते हैं, तीसरा पांचवा। इसके बारे में आपको पूरी वर्णमाला लिख कर उसके बारे में बताएंगे ना, यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा। उपरूप से देख लेते हैं कि मुख से हवा निकलने के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। जहाँ पर मुख से कम हवा निकलती है तो वहाँ अल्पप्राण होता है, और जहाँ मुख से अधिक हवा निकलती है तो वहाँ पर महाप्राण होता है। तो अल्पप्राण की संख्या भी 31 होती है, और सघोष या घोष की संख्या भी 31 होती है। जो शेष बच जाते हैं उनको हम महाप्राण कहेंगे या सघोष अघोष कहेंगे। तो अन्य देख लेते हैं यहाँ पर। अन्य क से म तक, जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनको स्पर्शीय व्यंजन कहा जाता है। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो स्वरों का वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो मात्रा के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया जाता है, जैसे मात्रा होती है, जब एक मात्रा का समय लगता है तो उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। 2 मात्राओं का समय लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है, और 3 मात्राओं का समय लगता है तो वो प्लुत स्वर होता है। सॉरी, यहाँ पर प्लान लिखा गया, प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर होता है जहाँ पर 3 मात्राओं का समय लगता है। किंतु ये हमारे हिंदी भाषा में या हिंदी व्याकरण में इनका प्रयोग नहीं होता है। इनके 2 ही भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई, उ और री, तो इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। तो दीर्घ स्वर बाकी के जो 7 बच जाते हैं, जैसे 11 स्वर हैं, 4 मूल स्वर हैं और 7 जो बच जाते हैं वो होते हैं दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर जो होते हैं, प्लुत स्वर ये हमारी हिंदी भाषा में नहीं है, जैसे राम, ओम, ये हमारी भाषा में नहीं है। जीव के आधार पर जैसे जीव का आगे वाला भाग के प्रयोग से हम कोई सा वर्ण या स्वर उच्चारित करते हैं, या मध्य जीव का भाग प्रयोग करते हैं, जब पश्चात भाग प्रयोग करते हैं हम अपनी जीवा का, तो उसी के आधार पर हम इसका विभाजन करते हैं। जैसे अगर स्वर होते हैं तो जीव का जो आगे वाला हिस्सा होता है उससे हम ई, ए का प्रयोग करते हैं, और मध्य स्वर होते हैं जीव का जब मध्य भाग काम करता है तो जैसे और पश्चय स्वर होते हैं जहाँ पर जीव का पीछे वाला भाग काम करता है, जैसे अ, उ, औ, ऐसे। तो आगे देखिए, मुख द्वार के आधार पर मुख होता है जो हमारा मुंह होता है, इसका जो आगे वाला भाग होता है उसको मुख द्वार कहा जाता है। जी कम खुला होगा या ज़्यादा खुला होगा, इसी के आधार पर इनको वर्गीकरण किया जाता है। जैसे विवृत होता है, विवृत होता है जब हमारा मुख द्वार होता है पूरा खुला होता है तो उसे विवृत कहा जाता है। थोड़ा कम खुला होता है तो उसे अर्धविवृत कहा जाता है। जैसे बोलोगे तो थोड़ा कम मुंह खुला रहता है अ की तुलना में। संवृत होते हैं, संवृत होता है बंद, जहाँ पर मुंह आपका लगभग बंद सा रहता है। जैसे ई, उ, तो हमारा मुंह लगभग बंद हो जाता है, किंतु जब थोड़ा सा खुला रहता है इसे तो उसको अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ। तो होठों की स्थिति के आधार पर होठ होते हैं जब हमारे तो बिल्कुल गोल हो जाते हैं उसे वृत्तमुखी कहेंगे, और जब गोल नहीं होते तो उसे अवृत्तमुखी कहेंगे। जब हमारे होंठ बिल्कुल गोल हो जाते, जब बोलोगे ऊ तो गोल हो जाता है, जैसे ओ या आ, तो हमारे जो होंठ होते हैं वो गोल हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है वृत्तमुखी। और जब
हमारे होंठ गोल नहीं रहते और आकार लेते हैं तो उसे अवृतमुखी कहा जाता है। अ आ इ ई ए। तो ये थे हमारे स्वर व्यंजन यानी वर्णमाला का पूरा टॉपिक था। और अल्पप्राण और महाप्राण इनके बारे में हम आपको कल बताएंगे। और महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में और स्वघोष और अघोष के बारे में हम आपको कल पूरी ट्रिक बताएंगे कि कौन कौन से स्वघोष होते हैं, कौन कौन से अल्पप्राण होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं, इसके बारे में कल बात करेंगे। तो धन्यवाद देखने के लिए। आपको ट्रिक के साथ समझाएंगे, आपको फिर कभी नहीं भूलोगे आप कि अल्पप्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं। इनमें बहुत सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, कौन से अल्पप्राण है कौन से महाप्राण, उसको रट्टा मारने का प्रयास करते हैं किंतु वो याद नहीं रहती। तो देखिए कल। धन्यवाद देखने के लिए।